हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेन लैंड रिफॉर्म्स। जो भी लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे हमारे कंट्री में, वो कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स थे वो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस करेंगे। हर एक जो लैंड रिफॉर्म है उसके बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है लैंड रिफॉर्म्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन इंडिया फॉलोइंग लैंड रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो कौन कौन से 7 मेन लैंड रिफॉर्म्स है? एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी, tenancy reforms, ceiling on land holdings, consolidation of land holdings, cooperative farming, up to date land records and भूदान मूवमेंट। ये 7 लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे। अब ये डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या थे और इसके इफेक्ट्स वगैरह क्या हैं, सारा का सारा डिटेल में। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लैंड रिफॉर्म है एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, कि जो जमींदारी सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया। तो अब इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स अकाउंट फॉर द ओरिजिन ऑफ जमींदारी सिस्टम इन इंडिया। तो जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं और पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने हमारे ऊपर जमींदारी सिस्टम थोप दिया अपनी फायदे के लिए, ठीक है। तो हिस्ट्री में हमें पता लगता है कि किस तरीके से ये जो जमींदारी सिस्टम है ये डेवलप हुआ, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम लैंड इज ओन्ड बाय अ जमींदार। इस सिस्टम के अंदर जो जमीन का मालिक होगा वो जमींदार होगा। ही गिव्स द लैंड ऑन लीज टू द कल्टिवेटर्स फॉर कल्टीवेशन। वो क्या करेगा? वो कल्टीवेशन के लिए जो जमीन है वो किराए पे दे देगा, लीज पे दे देगा। समझ की बात? दिस these cultivators known as tenants can be evicted from land at any time। तो जो लोग किराए पे जो जमीन ले रहे हैं उनको क्या टेनेंट्स कहते हैं, ठीक है, किराएदार कहते हैं, और उनको कभी भी उस जमीन से निकाला जा सकता है। जमींदार इज लाइबल टू पे लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अब जमींदार क्या करेगा? उसको लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, मतलब पहले ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम निकला, मेनी डिफेक्ट्स क्रेप्ट इन दिस इनटू द सिस्टम। इस सिस्टम में काफी ज्यादा खामियां आ गई। कैसे? जमींदार्स डिड नॉट मेक एनी एफर्ट टू डेवलप द एग्रीकल्चर। जमींदार्स अपनी जमीन के ऊपर एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कुछ करते नहीं थे, ठीक है, कोई पैसा नहीं खर्च करते थे। डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन led to rise in the demand for land, on account of which जमींदार स्टार्टेड चार्जिंग हाई रेंट्स फ्रॉम कल्टीवेटर्स। तो जैसे जैसे हमारे कंट्री में कॉटेज इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पार्शियल पॉलिसीज, जो पार्शलिटी अपनाई, हमारी चीज़ों के ऊपर हजार तरीके के टैक्स लगा दिए, ठीक है। तो इसकी वजह से जब हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज खत्म हुई तो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही थी और सारे लोग एग्रीकल्चर की तरफ आ गए और ज़मीनें रेंट पे ले लेके मतलब काम करने लगे। तो ज़मीनों की डिमांड बढ़ गई। तो जब ज़मीनों की डिमांड बढ़ेगी तो ज़मींदार ने हाई रेंट चार्ज करना शुरू कर दिया। The only aim of zamindars was to exploit the farmers and charge exorbitant rent। तो जमींदार का मेन मकसद ये रह गया था कि जितना ज्यादा से ज्यादा रेंट निकाल सको उतना फार्मर से निकाल लो। Consequently, Indian agriculture became backward and subsistence farming। तो बेसिकली बिकेम बैकवर्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ये है कि इस वजह से जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड रह गया और पिछड़े हुए लेवल पे चला गया, जिसमें कि प्रोडक्शन और ग्रोथ रेट काफी कम होती है, ना के बराबर होती है। ऑन अकाउंट ऑफ इविल्स ऑफ जमींदारी सिस्टम, इट्स एबॉलिश इट्स एबॉलिशमेंट या इसकी जो खात्मा है बिकेम इनएविटेबल इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो अगर इसको मतलब इसमें ये बताया गया है कि जमींदारी सिस्टम की जो बुराई थी इसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था अगर हमने इंडियन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है तो ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री 40% ऑफ द लैंड वाज अंडर दिस सिस्टम। तो तकरीबन 40% जमीन जो है एग्रीकल्चर की वो जमींदारी सिस्टम के अंडर आती थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस लेजिस्लेशंस फॉर द एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम इन डिफरेंट स्टेट्स वर पास। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल्स रेगुलेशन पास किए गए, कानून बनाए गए ताकि इस सिस्टम को खत्म किया जा सके। द फर्स्ट एक्ट meant for abolishing the जमींदारी system was passed in 1950 in बिहार। बिहार में सबसे पहले ये एक्ट लाया गया जिससे कि ये जो है जमींदारी सिस्टम इसको खत्म कर दिया जाएगा। इट वाज फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश in 1952 and consequently all states where this system is existed passed legislative measures to abolish it। तो सबसे पहले बिहार में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और आस्ता आस्ता हर एक स्टेट में ये लेजिस्लेशन पास कर दिया गया कि भाई ये जो जमींदारी सिस्टम है इसको खत्म किया जाएगा, ठीक है। अब ये जमींदारी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्कस द फीचर्स ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो सबसे पहला क्या है? एबॉलिश ऑफ द राइट्स, एबॉलिश
ऑफ द राइट्स ऑफ जमींदार, तो जो जमींदार के राइट्स हैं उसको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, मतलब उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का अलग लॉ चलता था थोड़ा, उसको छोड़ के लैंड हैज बीन टेकन फ्रॉम द जमींदार्स एंड दे हैव बीन पेड कंपनसेशन, उनसे जमीनें ले ली गई और उनको कंपनसेशन दे दिया गया। अब उस टाइम जम्मू कश्मीर का अलग लॉ क्यों चलता था वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे, और आस्ता आस्ता जो जम्मू कश्मीर के लॉज और जो इंडिया के जो लॉज हैं वो मतलब इंडिया का एज अ पार्ट था वो, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो शुरुआत में काफ़ी डिफरेंसेस रहे हैं, मगर जैसे जैसे इंडिया में जम्मू कश्मीर की एमलगमेंट हुई है, जैसे जैसे इंडिया में जो है इसका हिस्सा आया है, वैसे वैसे काफ़ी लॉज इंडिया के साथ मिल गए, और जैसे 370 का एक्ट खत्म हुआ, पूरे के पूरे जो क्या कहते हैं जो लॉज हैं इंडिया और जो जम्मू कश्मीर है उसमें कोई फर्क नहीं रहा। समझ की बात, पहले थोड़ा बहुत फर्क होता था, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिस्कस करूंगा पहले कौन कौन से लॉज अलग होते थे, और बाद में जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो है डिसीजंस आते गए, वैसे वैसे जो है जो डिफरेंस बिटवीन जो जम्मू कश्मीर के लॉज और जो इंडिया के लॉज हैं उसमें कम कम होता रहा, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर और कोई मुद्दा शुरू हो जाएगा, ठीक है। द ownership rights of these zamindars have been abolished. As a result of it, more than 20 million farmers have come into direct contact with the government. तो सिंपल वर्ड्स में जो ओनरशिप राइट्स थे जमींदार के खत्म कर दिए, और तकरीबन 20 मिलियन फार्मर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट आ गया गवर्नमेंट के साथ, कि अब वो गवर्नमेंट को सीधा लैंड रेवेन्यू देंगे अगर जितना भी थोड़ा बहुत देना होगा, ना कि जमींदार को देंगे। सेकेंड पॉइंट, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। इन सम स्टेट्स द कंपनसेशन वाज पेड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, कि जो जमींदार से जमीनें ली गई हैं उनको बॉन्ड्स में पैसा दिया जाएगा। पीरियड ऑफ बॉन्ड्स वेरिड फ्रॉम 10 years to 30 years, 10 साल से 30 साल तक। अ फंड कॉल्ड जमींदारी एबोल्यूशन फंड वाज क्रिएटेड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ बॉन्ड्स, तो एक फंड बनाया गया जमींदारी एबोल्यूशन फंड, वहां से कंपनसेशन दी जाएगी ये जो जितने भी जमींदार हैं उनसे जो जमीनें ली गई हैं। थर्ड आ जाता है ओनरशिप ऑफ लैंड। द लैंड टेकन फ्रॉम द जमींदार्स has been given to those farmers who used to cultivate it, तो जो कल्टीवेट करते थे असल में उनको जमीनें दे दी गई, ताकि जो असल में काम कर रहा है उसको जमीन मिले, ना कि जो घर बैठा फालतू में जो क्या कहते हैं एक्सप्लॉटेशंस कर रहा है उसके पास जमीन जाए। द लेटर वर नाउ कॉल्ड भूमिदर्स, दैट इज लैंड ऑनर्स, तो जिनको जमीनें मिली उनको अब भूमिदर कहा जाता था या लैंड ऑनर्स कहा जाता था, ठीक है। दोज कल्टिवेटर्स हु वांटेड टू एक्वायर ओनरशिप राइट्स on the land were called upon to pay the government a given multiple of rent that they used to pay to जमींदार्स। तो सिंपल वर्ड्स में जो भी जमीनें उनके पास आई हैं, जो किसान को अब नई जमीन मिल गई है जिसपे पहले वो खेती बाड़ी करते थे किराए पे, अब वो जमीन किसान को मिल गई है, तो उनको जो रेंट फिक्स कर दिया गया सरकार का, तो उनको डायरेक्टली सरकार को लैंड रेवेन्यू देना है। इन उत्तर प्रदेश इट वाज फिक्स्ड एट 10 times ऑफ द एनुअल रेंट, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो 10 times द एनुअल रेंट है वो 1/10 तकरीबन 10 times नहीं 10 times द एनुअल रेंट, तो जितना भी एनुअल रेंट होता है उसका 10 गुना अगर कर दें तो वो सरकार को दे दें, तो वो जमीन उस फार्मर की हो जाएगी। वो भी किस्तें फिक्स कर दी, इंस्टॉलमेंट फिक्स कर दी कि भाई इतना इतना तुम हमें दे दो तो ये जमीन तुम्हारी, ठीक है। इन दिस वे लैंडलेस लेबरर्स हैव बिकम भूमिधर, इस तरीके से जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको जमीनें मिल गई, ठीक है। अब ऐसा जो मैंने 10 टाइम्स का है, इसका मतलब मान लो अगर एक साल में वो 1000 रेंट देते थे, अगर वो 10,000 रेंट सरकार को दे देंगे इकट्ठा या फिर थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में, तो वो जमीन उनको मिल जाएगी, उनकी हो जाएगी, उनके नाम पे चढ़ जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है गवर्नमेंट ओनरशिप ओवर कॉमन लैंड, तो जो भी विलेज में कॉमन लैंड होगा उसका मालिक सरकार होगी, ना कि जमींदार होगा, ठीक है। कॉमन लैंड ऑफ द विलेज सच एज वेस्ट लैंड or grazing land etc which was previously owned by the zamindars is now under the ownership of the government। तो जो भी जमीन कॉमन होगी पूरे विलेज में, जैसे कि ग्रेजिंग लैंड हो गया या फिर वेस्ट लैंड जो फालतू की जमीन है, वो जो है वो जमींदार की नहीं मानी जाएगी, वो सरकार की मानी जाएगी, ठीक है, वो सरकार के ओनरशिप में आ गई। दिस लैंड was handed over to village पंचायत, तो ये जमीनें सारी की सारी विलेज लेवल पे जो पंचायतें बनी हुई हैं उनको दे दी जाएंगी। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है एग्जम्पशन फॉर सेल्फ कल्टीवेशन। Land which was cultivated by जमींदार himself has been left with him, तो जो जमींदार खुद उस पे काम करते थे वही जमीन जमींदार के पास रहने दी, बाकी सारी जमींदार से ले ली गई, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी
फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? जो एक्चुअल में काम कर रहा है, ना कि जमींदार की रहेगी। Consequent upon abolition of जमींदारी, the cultivator himself will make payment of land revenue to the government। तो जो कल्टीवेटर है, जो असल में जो किसान जो उसके ऊपर काम कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार को लैंड रेवेन्यू देने की। Thus, cultivator is directly liable for the payment of land revenue। और बीच में जो इंटरमीडिएरी है उसको खत्म कर दिया गया, जो जमींदार है उसको खत्म कर दिया गया। अब इफेक्ट्स क्या हुए जमींदारी सिस्टम के, जो एबोल्यूशन है इसके असर क्या पड़े? तो पहला असर है एंड ऑफ इंटरमीडिएरीज, जो जमींदार थे उनको खात्मा हो गया। ठीक है, ड्यू टू जमींदारी एबोल्यूशन फार्मर्स हैव कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द गवर्नमेंट। तो इंटरमीडिएरीज खत्म हो गए और सरकार के बीच में और किसानों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आ गया। सेकेंड पॉइंट आ जाता है रिलीफ टू फार्मर्स। फार्मर्स को रिलीफ मिला। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन जो हो रही थी, जो उनके साथ बुरा सलूक हो रहा था, उनको थोड़ा मतलब रिलीफ मिला। जमींदारी एवोल्यूशन हैज फ्रीड द फार्मर्स एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ द जमींदार्स। तो अब उनकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, जमींदार को खत्म हो गए, बीच में से हट गए। द फार्मर्स नाउ रिलीव्ड ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय जमींदार्स फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जो भी उल्टी सीधी हरकतें करते थे जमींदार्स, वो सारी खत्म हो गई। थर्ड पॉइंट आ जाता है गवर्नमेंट ओनरशिप ओवर कॉमन लैंड। जो भी कॉमन लैंड है वो किसके हाथ में आ गया? सरकार के हाथ में आ गया, और सरकार ने विलेज पंचायत को दे दिया। ठीक है, ना कि उसका मालिकाना हक अब जमींदार के हाथ में, ऐसा नहीं है। अर्लियर कॉमन लैंड ऑफ द विलेजेस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ जमींदार्स। पहले जमींदार कंट्रोल करता था कॉमन लैंड। ड्यू टू जमींदारी एबोल्यूशन दिस कॉमन लैंड हैज कम अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया तो ये कॉमन लैंड सरकार का हो गया। दिस कॉमन लैंड इज हैंडेड ओवर बाय द गवर्नमेंट टू विलेज पंचायत्स फॉर कलेक्टिव बेनिफिट्स ऑफ ऑल विलेजर्स। तो विलेजर्स की बेनिफिट के लिए ये सारा जो कॉमन लैंड था, जो सरकारी लैंड था, वो सरकार ने विलेज पंचायतों को दे दिया। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अर्लियर नीदर द जमींदार्स नॉर द कल्टीवेटर्स टुक इंटरेस्ट इन इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो ना ही जमींदार ने जोर मारा एग्रीकल्चर लैंड की जो क्वालिटी है या उसको बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड को, ना ही जो किसान है वो मारता था, क्योंकि उसकी खुद की जमीन तो होती नहीं थी। विद जमींदारी एवोल्यूशन द कल्टीवेटर्स हैव गॉट ओनरशिप राइट्स एंड हेंस टेक कीन इंटरेस्ट इन लैंड इंप्रूवमेंट which leads to increase in agriculture production। तो अब क्योंकि डायरेक्ट किसानों के हाथ में आ गई है जमीन, तो अब वो एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको इंप्रूव करने के लिए पूरा जोर मारते हैं, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब आ जाता है इवैल्यूएशन। असल में क्या हुआ, इवैल्यूएट करते हैं कि पूरा का पूरा जो जमींदारी सिस्टम है उसमें खात्मा जो किया है, असल में हुआ क्या। एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स लैंड रिफॉर्म्स इन द कंट्री। तो लैंड रिफॉर्म्स को शुरुआती तौर पे लाने के लिए ये पहला स्टेप माना जाता है। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ दिस एवोल्यूशन नाउ फार्मर्स हैज अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द गवर्नमेंट। अब फार्मर का डायरेक्ट गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट है लैंड रेवेन्यू देने के लिए, ना कि बीच में जमींदार को देगा और जमींदार आगे देगा। इट वाज एस्टिमेटेड दैट 1730 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वाज एक्वायर्ड फ्रॉम द जमींदार्स, मतलब इंटरमीडिएरीज, एंड एज अ कंसिक्वेंस about 2 crore tenants bought into direct relationship with the government। सॉरी तो इसमें यह बताया गया है कि तकरीबन 1730 लाख हेक्टेयर जो लैंड है उसको एक्वायर किया गया जमींदार से, और तकरीबन 2 करोड़ टेनेंट्स को जो है डायरेक्ट ओनरशिप में लाया गया। अब उनको ओनरशिप मिल गई जमीन की। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गवर्नमेंट नॉट ओनली कलेक्ट्स लैंड revenue but also promotes welfare of the farmers and pursues policies lead to increase in agriculture production। तो इससे ये नहीं हुआ कि सरकार को लैंड रेवेन्यू भी मिल गया और किसानों को जमीन भी मिल गई, और ये सारी पॉलिसीज जो हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए भी फेवरेबल रही, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ गई। हाउएवर एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी हैज आल्सो इट्स एडवर्स इफेक्ट्स। इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं। कैसे? जमींदार taking advantage of the provision of the self cultivation had evicted the tenants from the land। तो क्योंकि इस पे कंडीशन थी कि वो जमीन जिस पे जमींदार खुद काम कर रहा है उसको छोड़ दिया जाएगा, अगर टेनेंट से काम करा रहा है तो वो जमीन जब्त कर ली जाएगी। तो जमींदारों ने रातों रात सारे के सारे जो टेनेंट्स हैं उनको खाली करा दिया और सरकार को दिखा दिया, देखो जी मैं तो खुद ही काम कर रहा हूँ। समझ की बात? आपको पता है ना, कानून पहले बनता है, उसको तोड़ने के तरीके उससे पहले बन जाते हैं। दस जमींदारी कुड नॉट बी कंप्लीटली एबॉलिश। तो इस तरीके से पूरी तरीके से जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश नहीं कर पाई सरकार। अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट्स
Between 1947 to 1947 and 1956, all intermediaries were abolished, but as a matter of fact, only legislations have been enacted, and there are so many loopholes therein that several difficulties are coming into in the way of their implementation. सरकारें कहती हैं कि 1947 से 56 तक सारे इंटरमीडिएरीज खत्म कर दिए थे और कानून बना दिए, मगर कानून के इतने लूप होल्स थे, जैसे ये कहना कि भाई जमींदार अगर खुद अपनी जमीन पे काम करता है तो जितनी मर्जी जमीन रख सकता है, तो उसने रातों रात खाली करा दिया और अपनी जमीन पे खुद ही कंट्रोल रखा, तो ये भी तो लूप होल ही हुआ ना। तो जितना इफेक्टिवली होना चाहिए था काम, उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाया। तो ये था आपका लैंड रिफॉर्म्स का पहला जो पार्ट है, दैट इज एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो सेकंड लैंड रिफॉर्म आ जाता है टेनेंसी रिफॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो किराएदार रखें उस सिस्टम में भी रिफॉर्म्स लेके आना। When the owner of the land does not cultivate his land himself but gets it cultivated by the tenants, then such system is called tenancy system. जब मालिक, जो जमीन का मालिक है, वो खुद काम नहीं करता बल्कि किराए पे जमीन दे देता है, और किराए पे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो काम करते हैं और उसको किराया देते हैं जो जमीन का मालिक है, इस सिस्टम को टेनेंसी सिस्टम कहा जाता है। इन इंडिया अबाउट 40% ऑफ द एग्रीकल्चर इज अंडर दिस सिस्टम। तकरीबन 40% लोग टेनेंट्स के तरीके से एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू 1980 सेंसस इन इंडिया 5.1 करोड़ पीपल हैव नो लैंड ऑफ देयर ओन। तकरीबन 5.1 करोड़ लोग थे, 1980 की बात मैं बता रहा हूँ, जिनके पास जमीन नहीं थी। दे वर्क ऑन अदर्स लैंड, वो दूसरों की जमीनों पे काम करते थे। दे आर कॉल्ड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, उनको लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स कहा गया है, ठीक है। अब आ जाता है काइंड्स ऑफ टेनेंट्स। टेनेंट्स के कितने काइंड्स थे? टेनेंट्स आर ऑफ 3 काइंड्स। नंबर 1, ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स। तो ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स कौन से हैं? सच टेनेंट्स एंजॉय हेरिडेटरी राइट्स टू कल्टीवेट लैंड। के फॉर एग्जांपल मेरे फादर ने जमीन ली किराए पे, ठीक है, वो खत्म हो गए या गुजर गए या फिर उनकी डेथ हो गई, उसके बाद मैं ले लूंगा, मेरे बाद मेरा बच्चा। तो ये ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स थे, जो पुश्तैनी तौर पे किराएदार थे, समझ गए बात, जिनकी पुश्तें ही किराएदार थी। सो लॉन्ग as they pay rent regularly they cannot be evicted। तो जब तक वो रेंट दे जा रहे हैं उनको खाली नहीं कराया जा सकता। such tenants give the land on lease। जो ऐसे टेनेंट्स हैं वो लैंड को फर्दर लीज पे भी दे सकते हैं या मॉर्टगेज मतलब गिरवी भी रख सकते हैं, एंड कैन इफेक्ट परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑन इट। तो वो परमानेंट इंप्रूवमेंट भी जमीन पे कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो सदियों से उस लैंड पे ही है, उनकी कई पुश्तें हैं और उनको उस लैंड से निकाला नहीं जा सकता, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स और टेनेंट्स एट विल। इसमें कौन से आ जाते हैं? दीज टेनेंट्स हैव नो राइट ऑन लैंड। इन टेनेंट्स का जमीन के ऊपर कोई राइट नहीं है। द जमींदार कैन एविक्ट देम एट एनी टाइम एट हिज स्वीट विल एंड ऑल्सो कैन रेज देयर रेंट एट एनी टाइम। तो इन टाइप के जो टेनेंट्स हैं, उनको किराएदार हैं, उनको कभी भी निकाला जा सकता है और कभी भी उनका किराया बढ़ाया जा सकता है। इन टाइप के टेनेंट्स के पास कोई राइट्स नहीं होते। नेक्स्ट आ जाता है सब टेनेंट, कि भाई किराएदार ने फर्दर किराए पे दे दिया किसी और को। When an occupancy tenant does not cultivate the land himself and gives the same on rent to other cultivators, then such cultivators are called subtenants। तो मान लो मेरे को जमीन मिली थी, मैं ऑक्यूपेंसी टेनेंट हूँ, जो फर्स्ट पॉइंट था, मैंने फर्दर किसी और को किराए पे दे दी, तो उसे सब टेनेंट कहा जाएगा, ठीक है। नाउ ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स, सॉरी, नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स एंड सब टेनेंट्स लीड लीड अ मिजरेबल लाइफ एज दे कैन बी एविक्टेड एट एनी मोमेंट। तो उनसे भी कभी भी खाली कराया जा सकता है, कभी भी जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स है वो आके कहेगा जमीन खाली कर दे भाई, ठीक है, उनके भी जो है कोई राइट्स वगैरह नहीं थे। According to the National Sample Survey, 20% of the total cultivable land is under this kind of cultivation। तो out of 40%, 20% जो था वो जो सब टेनेंट्स हैं उनके हाथ में था, जिनको कभी भी निकाला जा सकता है। तो फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ रिफॉर्म्स इन टेनेंसी सिस्टम। तो टेनेंसी सिस्टम में जो रिफॉर्म्स आए उसके क्या फीचर्स हैं वो डिस्कस करते हैं। टेनेंसी सिस्टम इन इंडिया हैज बीन प्रेवलेंट सिंस लॉन्ग। तो काफी पुराने जमाने से चलता आ रहा है। स्पेशल लेजिस्लेटिव मेजर्स हैव बीन टेकन टू रिफॉर्म द सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद, जब 1947 के बाद स्पेशल जो है कानून बनाए गए, जिससे कि इसको कंट्रोल किया गया, इसके अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसको खत्म किया गया। द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दीज मेजर्स आर एज फॉलोज। तो नंबर 1 आ जाता है रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेंट को फिक्स कर दिया गया कि भाई इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वाज नो लेजिस्लेशन टू डिटरमिन द रेंट। तो आजादी से पहले जब हमारे पर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, कोई कानून नहीं था कि इतना ही रेंट होना चाहिए। जमींदार यूज्ड टू डिटरमिन द रेंट अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिशन। जैसे उसका मन करता था जमींदार का, वैसे सेट कर लेते थे रेंट। मोस्टली द रेट ऑफ रेंट यूज्ड टू बी
बिटवीन 50 to 75% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, जितना भी टोटल माल बनेगा उसका 50 से 75% फिक्स कर दिया जाता था. अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ इनकम ऑफ द कल्टिवेटर वेंट टू लैंड ओनर बाय वे ऑफ रेंट. तो रेंट के थ्रू काफी जो इंपॉर्टेंट जो इनकम है जो कल्टीवेटर की, वो तकरीबन 50 to 75% वो सारी की सारी किसकी जेब में चली जाती थी? जमींदार या लैंड ओनर की जेब में. सो कल्टीवेटर्स पावर टू सेव वाज रिड्यूस. तो कल्टीवेटर के पास पैसे नहीं बचते थे, सारा तो लैंड रेवेन्यू दे देगा तो पैसा क्या बचेगा. नीदर ही हैड द कैपेसिटी टू इफेक्ट इंप्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर नॉर हैड ही एनी इंटरेस्ट इन सच एन एक्टिविटी. तो जब सारा पैसा लैंड ओनर या जमींदार ले जाएगा तो वो जो इम्प्रूवमेंट कैसे करेगा, एग्रीकल्चर की जो जमीन है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा और कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं है. इट वॉज देयर फोर वेरी मच डिजायरेबल दैट अ रीजनेबल लिमिट ऑफ रेंट बी फिक्स्ड. इसलिए सरकार ने सोचा कि भाई एक लिमिट फिक्स कर देते हैं कि इससे ज्यादा रेंट नहीं होगा. आफ्टर इंडिपेंडेंस लेजिस्लेशंस रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम रेंट हैव बीन एनेक्टेड. तो कानून पास किया गया, इसके अंदर क्या हुआ, द टोटल अमाउंट ऑफ रेंट वाज has been fixed between 25% to 33% of the total produce. तो जितना भी टोटल प्रोड्यूस होगा उसका 25% से लेकर 33.3% से ज्यादा रेंट नहीं हो सकता. तो रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट को फिक्स कर दिया गया कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो सेकंड पॉइंट इसमें आ जाता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि भाई रातों रात खाली नहीं करा सकते. समझ की बात. इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज अ बिग हर्डल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. मान लो मैं एग्रीकल्चर के लैंड में कोई इंप्रूवमेंट करता हूँ और जमीन को प्रॉपर उपजाऊ बनाता हूँ या कोई काम करता हूँ या उस पर इरिगेशन फैसिलिटी देता हूँ और रातों रात मेरे को खाली करा दिया जाए, तो ये तो मैं नहीं करूंगा ना. मैं कहूंगा मेरे को क्या जरूरत है किसी और की जमीन पे इतना काम करने की. फॉर वांट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर द कल्टिवेटर pays little attention to supervision of land, digging of wells or tubewells and construction of embankment. तो ये जो जमीन की इंप्रूवमेंट करनी या कुएं खोदने या फिर हैंड पंप लगाना वगैरह वगैरह उस पर जोर ही नहीं देगा. वो कहेगा मेरी जमीन ही नहीं है, मेरे से कभी भी खाली कराया जा सकता है. इट अफेक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एडवर्सली. तो इससे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के ऊपर काफी बुरा असर पड़ता था. फॉर सोशल जस्टिस एंड इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज मस्ट. तो ये कम से कम टेनेंट को ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई उसको कितने साल उसको रखना है. तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर काफी इंपॉर्टेंट था कि उसे रातों रात खाली ना कराया जाए. मेनी स्टेट्स हैव पास द लॉज इन रिस्पेक्ट एक्सेप्ट स्टेट्स लाइक हरियाणा, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश एटसेट्रा. तो कई स्टेट्स ने इसके ऊपर लॉ पास किया, मगर हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश और कई और हैं, उन्होंने ये लॉ मतलब पास नहीं किया. द मेन फीचर्स ऑफ लॉज पास्ट फॉर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आर, इसमें क्या क्या आते हैं. टेनेंट्स शुड नॉट बी एविक्टेड फ्रॉम लैंड अनलॉफुली, कि भाई अनलॉफुल तरीके से जो किराएदार है उसको खाली नहीं कराया जाएगा. ठीक है, जमीन से. बी, अ लैंड ओनर कैन रिज्यूम लैंड फॉर सेल्फ कल्टिवेशन ओनली. अगर वो खाली कराता है लैंड ओनर तो वो अपनी खुद की कल्टीवेशन के खुद सेल्फ कल्टीवेट करने के लिए करा सकता है, खाली करा के किसी और को जो है रेंट पे नहीं देगा. सी, इवन even where resumption is permitted, a minimum size of land holdings या holdings also to be left with tenant. अगर वो खाली कराना भी चाहता है तो कुछ मिनिमम जमीन तो टेनेंट के पास छोड़नी ही पड़ेगी. ठीक है. तो ये कुछ तरीके थे जो अपनाए गए ताकि जो किसान जो रेंट पे जमीन लेके रह रहा है उसकी मतलब एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके. तीसरा इसमें पॉइंट आ जाता है राइट ऑफ ओनरशिप फॉर टेनेंट्स. जो टेनेंट्स है जब तक रेंट देंगे तब तक ओनर बने रहेंगे. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंड रिफॉर्म इज लैंड टू द टिलर ऑफ द सॉइल. तो मेन जो लैंड रिफॉर्म्स का मकसद था कि जमीन उसको मिले जो असल में काम कर रहा है. लॉज हैव बीन पास्ड इन ऑल स्टेट्स इन दिस रिस्पेक्ट. इस रिस्पेक्ट में इस काम के लिए जो है डिफरेंट लॉज डिफरेंट स्टेट्स ने पास किए. इन सम स्टेट्स सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स हैज बीन फिक्स्ड. सीलिंग फिक्स की गई कि इससे ज्यादा जमीन नहीं हो सकती. ओनरशिप ऑफ लैंड अबव द सीलिंग लिमिट इज ऑटोमेटिकली वेस्टेड विद द टेनेंट ऑन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन. कि टेनेंट को कंपनसेशन देनी पड़ेगी और वो जमीन उसकी जेब में चली जाएगी. ठीक है. तो ये भी रूल्स पास किए गए. जो ये सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स है वो भी मैंने आगे इसी वीडियो में डिस्कस किया हो गया. तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है कंपनसेशन फॉर इंप्रूवमेंट ऑन लैंड. अगर कोई भी इंप्रूवमेंट करता है लैंड में तो टेनेंट को कंपनसेट किया जाना चाहिए. इफ इन फ्यू स्टेट्स legislations were enacted for the payment of compensation for a permanent improvement affected on land such as digging of wells, planting of trees, construction of farmhouse और embankment etc etc. अगर किसी भी जमीन में कोई परमानेंट अगर इम्प्रूवमेंट की जाती है टेनेंट के थ्रू, जैसे कोई हैंड पंप लगा लिया या वेल्स डिग कर लिए या कोई
पेड़ उगा दिए या कोई ज़मीन को फ्लैट कर दिया या फिर आसपास बाड़ लगा दी, ये सारे के साथ जो परमानेंट इंप्रूवमेंट्स हैं इनके लिए कंपनसेट किया जाएगा टेनेंट्स को, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है रेमिशन ऑफ रेंट। In the event of natural calamities, when government remits land revenue to the landlord, the latter too will have to remit the rent to the cultivator. सिंपल वर्ड्स में अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ ऐसे हो गया, तो सरकार जब लैंड रेवेन्यू माफ कर रही है तो फिर ये जो लैंड ओनर्स हैं इन्होंने अगर किराए पे दी हुई है जमीन जिसको, उसको भी माफ करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे उस टाइम पे। नेक्स्ट आ जाता है चेक ऑन फोर्स्ड लेबर, जिसको बेगारी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये नहीं कि आपने किसान को किराए पे दी है जमीन और उससे जबरदस्ती उसको उसके खेत में तो काम कर ही रहा है, उसको जबरदस्ती कह रहे हो कि अगर तेरे को ये जमीन किराए पे चाहिए तो मेरे खेत में भी काम करना पड़ेगा, तो फोर्स्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। रिसीविंग द प्रेजेंट क्या लिखा मैंने, रिसीविंग द प्रेजेंट्स फ्रॉम द कल्टिवेटर्स और सब्जेक्टिंग देम टू फोर्स्ड लेबर बाय द लैंडलॉर्ड्स वाज डिक्लेयर्ड अनलॉफुल, ठीक है। या तो उनसे जो प्रेजेंट्स लेना, ठीक है, वो भी किसान से जो प्रेजेंट्स लेते थे जमींदार के, भाई ये तो अपनी मर्जी से प्रेजेंट दे रहा है हमें, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। और फोर्स लेबर भी नहीं कराई जाएगी किसानों से, जो जमींदार हैं वो अपने खेतों में काम नहीं करा सकते, ठीक है, जबरदस्ती। नेक्स्ट है एग्जम्पशन फ्रॉम अटैचमेंट। इफ अ कल्टिवेटर डिफॉल्ट्स इन द पेमेंट ऑफ रेंट, अगर कोई भी कल्टिवेटर रेंट नहीं दे पाता, द लैंडलॉर्ड कैन नॉट गेट हिज कैटल, इम्प्लीमेंट्स एंड स्टैंडिंग क्रॉप्स अटैच्ड थ्रू अ डिक्री ऑफ कोर्ट। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर रेंट नहीं दिया तो सारी की सारी चीजें हथिया दी, या रेंट ना देने पे जितनी भी कैटल है या ट्रैक्टर है या कुछ भी है वो जो जमींदार है उसने जब्त कर ली, तो अटैचमेंट नहीं कर पाएगा वो किसी भी चीज की, समझ के बात। तो अब इस सिस्टम को इवेल्युएट करते हैं कि असल में क्या हुआ। टेनेंसी रिफॉर्म्स हैड अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। तो इन रिफॉर्म्स का इंडियन एग्रीकल्चर पे काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। पासिंग द लॉज रिगार्डिंग द फिक्सेशन ऑफ रेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ द कल्टिवेटर्स एटसेट्रा हैड अ फेवरेबल इफेक्ट। तो ये सारे काम करने से जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है उस पर फेवरेबल इफेक्ट पड़ा। हाउएवर इवन these reforms have some defects. इन रिफॉर्म्स में भी कुछ डिफेक्ट्स थे। क्या? फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑफ द लैंड कंटिन्यूज टू बी क्वाइट हाई। तो रेंट अभी भी काफी हाई था, 25% टू 33% वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी हाई, क्योंकि इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। बी लैंडलॉर्ड्स हैव रिज्यूम्ड लैंड बाय एविक्टिंग टेनेंट्स ऑन द प्ली ऑफ सेल्फ कल्टिवेशन। उन्होंने ये कह दिया, जो लैंड लॉर्ड्स थे उन्होंने कह दिया हमने खुद ने जो है कल्टिवेट करनी है, इसलिए खाली कर दो। तो जब भी ये क्लॉज लाया गया कि अगर खुद के लिए यूज करना चाहते हो तो ही खाली करा सकते हो, तो हर एक बंदे ने जिसने खाली कराना था उसने कह दिया मैंने तो अपने लिए खाली कराना है, मैंने तो खुद सेल्फ कल्टिवेट करना है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट they do not cultivate such land themselves but give the same to others for cultivation on the basis of crop sharing। तो वो ये कहते थे कि भाई हम रेंट पे नहीं दे रहे, वो किसी और को दे देते थे और उससे क्रॉप शेयर कर देते थे कि भाई जितना भी बना आधा तेरा आधा मेरा, समझ की बात। तो ये एक लूप होल था। सी पॉइंट इसमें आ जाता है द प्रोविजन ऑफ मेकिंग टेनेंट्स भूमिधर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको जमीन देने का जो प्रोसेस है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, हेंस इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द टेनेंट टू गेट द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड। तो काफी मुश्किल हो जाता है कि जो टेनेंट है वो ओनर बन जाए, ये कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा थी। डी पॉइंट आ जाता है टेनेंसी रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन फुली एनफोर्स। तो ये रिफॉर्म्स पूरे के पूरे कंट्री में फुली जो है एनफोर्स लागू नहीं करवाए जा सके। ई पॉइंट आ जाता है फॉर वांट ऑफ अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स it has become very difficult for the tenants to assert their right to ownership of the land। तो अगर उन्होंने अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स करवाने हैं कि अपने नामों पे जमीनें चढ़ानी है या कुछ करना है, तो ये प्रोसेस ही इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता था कि जो असल में काम कर रहा है उसके लिए जो कहते हैं, एक कहावत है कि जो प्रोसेस है वही सफरिंग के बराबर है। तो प्रोसेस इतना लेंथी था कि वो कहते भाड़ में गया, अनपढ़ लोग थे, उनको कुछ पता था नहीं, अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स नहीं करवा सके, उनके नाम पे नहीं चढ़ सकी, बाद में उनको प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो थर्ड लैंड रिफॉर्म अब आ जाता है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, कि लैंड होल्डिंग्स की जो सीलिंग लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, फिक्स कर दी जाए। उससे ज्यादा जिसके पास जमीन होगी वो सरकार जब्त कर लेगी और लैंडलेस फार्मर्स में डिवाइड कर देगी। तो इसको डिस्कस करते हैं। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स इंप्लाइज फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ होल्डिंग्स एंड टू टेक अवे सरप्लस लैंड इफ एनी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग अदर्स। तो एक मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड फिक्स की जाएगी, अगर उससे ज्यादा सरप्लस में है तो सरकार वो अपने पास जब्त कर लेगी और जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। लैंड ओवर एंड अबव द सीलिंग लिमिट कॉल्ड सरप्लस लैंड इज टेकन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड ऑन द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। तो लैंडलॉर्ड को कुछ कंपनसेशन दी जाएगी, ठीक है। दिस सरप्लस लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्मॉल फार्मर्स
tenants, landless laborers, और it is handed over to village पंचायत और cooperative farming societies। तो ये जो फालतू जमीन है ये स्मॉल फार्मर्स को, टेनेंट्स को, या जो लैंडलेस फार्मर्स है उनको, या विलेज पंचायत को, या कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज को दे दी जाएगी। ठीक है, उनको हैंड ओवर कर दी जाएगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स आर, मेन मकसद क्या थे सीलिंग लगाने के? ए, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड यूज द लैंड सो एज टू प्रोवाइड सोशल बेनिफिट टू ऑल। ये जो इनइक्वालिटीज हैं इनको खत्म करना और सोशल बेनिफिट्स सबको प्रोवाइड कराना, जो गरीब हैं उनको भी फैसिलिटेट करना ताकि उनके पास भी जमीनें आ जाएं। बी, टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इनकम से ये जो इनइक्वालिटीज हैं इसको खत्म करना। सी, टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू एग्रीकल्चरल लेबरर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स के पास खुद की जमीन होगी तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करके और अच्छा काम करेंगे। एंड डी, टू सेटिस्फाई डिजायर टू ओन लैंड, तो हर एक की एक डिजायर होती है कि उसके पास जमीन हो, इस डिजायर को सेटिस्फाई करना भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स इज ऑफ टू काइंड्स, तो सीलिंग दो काइंड्स की थी। पहला, सीलिंग ऑन एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स, इसमें क्या है? इन दिस केस सीलिंग इज इम्पोज्ड ऑन द प्रेजेंट होल्डिंग्स, जो प्रेजेंट होल्डिंग्स है, अभी की जो होल्डिंग्स है उसके ऊपर लगाई जाएंगी। लैंड अबव द सीलिंग लिमिट इज डिक्लेयर्ड सरप्लस एंड टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो जो आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स है उनके ऊपर देखा जाएगा कि आपके पास इतनी फालतू जमीन है और फालतू जमीन को सरकार, सरप्लस जमीन को सरकार अपने पास ले लेगी। सेकंड आ जाता है सीलिंग ऑन फ्यूचर एक्विजिशन ऑफ लैंड, कि फ्यूचर में आप इससे ज्यादा जमीन नहीं ले सकते। अंडर इट सीलिंग इज फिक्स्ड ऑन लैंड दैट एन इंडिविजुअल और अ फैमिली may acquire in future with a view to enlarging his existing holdings, तो अपनी existing holdings को enlarge करने के लिए फ्यूचर में आप इससे ज्यादा जमीन नहीं ले सकते। ये दूसरे टाइप की सीलिंग लाई गई थी। ठीक है, अब एग्जम्पशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जम्पशन। अगर आप एग्जम्पशन सुन लोगे ना आप हंस हंस के पागल हो जाओगे कि भाई सीलिंग लगाई मगर एग्जम्पशन इतनी ज्यादा है कि हर जमींदार कहेगा तो कि मैं तो अपनी जमीन को यही कर रहा हूँ। Planning Commission had recommended exemptions from ceiling laws and several types of holdings during second 5-year plan period। तो second 5-year plan period में जो प्लानिंग कमीशन है उसने कई exemptions दी कि अगर ये काम कर रहे तो आपकी जमीन सरप्लस जब्त नहीं की जाएगी। The objective of these exemptions was to insulate the efficiency and productivity of agriculture for the ill effects of ceiling। तो इसका मेन मकसद यही था कि एफिशिएंसी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े एग्रीकल्चर की, और जितने भी बुरे असर है सीलिंग के वो खत्म हो जाएं। ठीक है, द टाइप्स ऑफ लैंड एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स सीलिंग लॉज वर, नंबर 1, टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन। अगर आप टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन या रबर प्लांटेशन करते हो तो आप जितनी मर्जी जमीन रख सकते हो। तो जहां जहां पे ये प्लांटेशन होती थी उनके जमींदार को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सेकंड, ऑर्चर्ड्स, अगर आप ऑर्चर्ड्स करते हो, ऑर्चर्ड्स खोलते हो या ऑर्चर्ड्स एप्पल ऑर्चर्ड्स वगैरह हैं आपके, तो उसके लिए भी जितनी मर्जी जमीन रख सकते हो। तो जिनका ये काम था उनके ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ा। थर्ड आ जाता है फार्म्स फॉर कैटल एंड शीप रेयरिंग फॉर द पर्पज ऑफ गैदरिंग वूल। अगर वूल को गैदर करने का काम करते हो और उसके लिए आप कैटल एंड शीप रेयरिंग का काम करते हो, कैटल को पालते हो या शीप को पालते हो, तो तब भी आप जितनी मर्जी जमीन रख सकते हो। ठीक है, सबने, बाकियों ने ये काम शुरू कर दिया ताकि उनसे जमीनें ना छीनी जाएं। शुगर केन फार्म्स अटैच विद शुगर मिल्स, अगर शुगर मिल आपने खोल ली और उसके साथ जमीन रख ली तो आप जितनी मर्जी जमीन रख सकते हो गन्ने की खेती के लिए। तो ज्यादातर जमींदार या जो लैंड ओनर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने ये काम भी शुरू कर लिया। फिफ्थ आ जाता है एफिशिएंटली मैनेज्ड लार्ज साइज फार्म्स विद लार्ज, यहाँ लार्ज लिखना था, with large amount of capital invested therein। अगर आपका लार्ज साइज फार्म है और वो एफिशिएंटली मैनेज्ड है और उसके ऊपर काफी ज्यादा मैकेनाइजेशन के तौर तरीके अप्लाई किए हुए हैं और वो एफिशिएंट है, सरकार देखेगी, असेस करेगी तो छोड़ देगी कि भाई ठीक है आप अच्छी तरह काम कर रहे हो तो करते रहो। एंड फिफ्थ, लैंड बिलोंगिंग टू चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट के पास जमीन है वो भी जितनी मर्जी छोड़ दो। तो सारे जमींदारों ने या तो ट्रस्ट बना ली या ग्रेजिंग लैंड शो कर दिया या फिर एफिशिएंटली मैनेज शो कर दिया, तो बहुत कम लोगों से जमीन जो है सरकार ने कन्फिस्केट की। द लिस्ट ऑफ एग्जम्पशंस वर क्वाइट लॉन्ग, ये इतनी लंबी लिस्ट बना दी थी। द न्यू पॉलिसी ऑफ 1972 मैं उल्टा बोल गया, इन द न्यू पॉलिसी ऑफ 1972 द नंबर ऑफ एग्जम्पशंस वाज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, तो 1972 में ये एग्जम्पशन को कम कर दिया गया। अंडर इट मैकेनाइज्ड फार्म्स, लार्ज लैंड बिलोंगिंग टू प्राइवेट ट्रस्ट्स एटसेट्रा आर नो लॉन्गर ऑन द एग्जम्पशन लिस्ट, तो इनको एग्जम्पशन लिस्ट से खत्म कर दिया गया क्योंकि सारे के सारे लोग यही एग्जम्पशन दिखा दिखा के जमीनें दे ही नहीं रहे थे। Thus,
अंडर द न्यू पॉलिसी अ लार्जर सरप्लस ऑफ लैंड में बी एक्सपेक्टेड। तो अब लार्जर सरप्लस लैंड हो जाएगा तो वो और ज्यादा जो है कन्फिस्केट कर सकती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कन्फिस्केट करेगी तो किसानों में भी डिवाइड होगा ज्यादा से ज्यादा जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनके बीच में, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या हैं, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स के एडवांटेजेस क्या हैं, अब हम एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे कि फायदे क्या हुए सीलिंग लगाने से। मेन आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स आर एज फॉलोज। नंबर वन, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, लैंडलेस फार्मर को लैंड मिल गया तो इनइक्वालिटीज तो कम होंगी। सप्लाई ऑफ लैंड बीइंग लिमिटेड एंड इट्स डिमांड बीइंग अनलिमिटेड, इट बिकम्स imperative that land should be divided among larger number of people। तो जो सप्लाई ऑफ लैंड है वो लिमिटेड है और लैंड की डिमांड अनलिमिटेड है, तो इससे ये हुआ कि जो जमीन है वो लार्जर नंबर ऑफ पीपल के जो जिनके पास जमीन ही नहीं है उनको उनको भी डिवाइड कर देंगे तो जो इनइक्वालिटीज हैं वो कम हो जाएंगी। व्हेन ऑल द फार्मर्स गेट सेम लैंड, इनइक्वालिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड विल बी रिड्यूस्ड। वही बात जो मैंने पहले की थी कि सबको जमीनें बांट देंगे तो इनइक्वालिटीज कम हो जाएंगी। एग्रीकल्चर बीइंग द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन विलेजेस, देयर विल बी रिडक्शन इन द इनकम इनइक्वालिटीज एंड सोशल इनइक्वालिटीज एज वेल। तो अगर किसानों को विलेजेस में जमीनें बांट देंगे जिनके पास जमीनें नहीं है और जमीनों से ही कमाई करते हैं वो, तो इनकम इनइक्वालिटी भी जो है वो थोड़ी बहुत करेक्ट हो जाएगी और जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। सेकेंड पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ कॉपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन अमंग द विलेजेस बिकॉज इट इज बिकॉज इट इज अमंग द इक्वल्स दैट कॉपरेशन सक्सीड्स द मोस्ट। जब सबके पास जमीनें होंगी, सब इक्वल होंगे तो कॉपरेशन भी अच्छी होगी। अगर इनइक्वालिटीज होती हैं तो कॉपरेशन भी नहीं होती। इट विल हेल्प टू डेवलप कोऑपरेटिव फार्मिंग, इससे कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। बिकॉज द लैंड मेड अवेलेबल आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग कैन बी कल्टिवेटेड ऑन कोऑपरेटिव बेसिस, तो वो आपस में कोऑपरेटिव बेसिस पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना के भी वो फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपस में कोऑपरेशन भी बढ़ेगी। तीसरा आ जाता है इंक्रीज इन कल्टिवेटेड एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू बिग जमींदार्स रिमेन अनकल्टिवेटेड। पहले जमींदारों के पास इतनी जमीन होती थी कि वो काफी सारी जमीन तो कल्टीवेट नहीं कर पाते थे क्योंकि जमीन ही इतनी ज्यादा होती थी। when this land will be handed over to landless laborers consequent upon sealing on land holdings, it will be bought under cultivation। तो वो जमीन जो अनकल्टिवेटेड रहती थी जमींदारों के पास, अब अगर वो लैंडलेस फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी तो वो कोई ना कोई काम तो करेंगे उसके ऊपर, तो कल्टीवेशन के लिए एरिया बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री विल इंक्रीज, इससे जो टोटल कल्टिवेटेड एरिया है वो भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड विल एनकरेज इंटेंसिव कल्टीवेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब जो जमीनें पहले फ्री पड़ी थी उन पे कोई ना कोई काम होगा, उस पर अच्छे तरीके से काम होगा, और खुद की जमीन होगी तो वो और जोर लगा के काम करेंगे तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगी। ओल्ड लैंड ओनर्स विल ऑल्सो प्रैक्टिस इंटेंसिव कल्टिवेशन एज दे विल बी लेफ्ट विद लेस लैंड देन बिफोर ऑन अकाउंट ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। तो जो पुराने लैंड ओनर्स थे उनके पास भी अब कम जमीन रह गई है तो वो वेस्टेज कम से कम करेंगे और मॉडर्न तरीके से काम करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब तो उनके पास पहले से कम जमीन है। फार्म मैनेजमेंट स्टडीज कंडक्टेड इन इंडिया टेस्टिफाइड दैट स्मॉल फार्म्स यील्डेड मोर प्रोडक्शन पर हेक्टेयर। तो ये फार्म मैनेजमेंट स्टडीज हुई थी इंडिया में, वो टेस्टिफाई करती हैं, वो गवाही देती हैं कि भाई जितने भी स्मॉल जो फार्म्स थे उनकी पर हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी बनिस्बत लार्ज फार्म्स, ठीक है। तो इसके ऊपर अलग से भी एक टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्म साइज, या फार्म साइज प्रोडक्टिविटी, ऐसे करके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में अलग से पूरा का पूरा चैप्टर है। इट इज सो बिकॉज फैमिली मेंबर्स देमसेल्व्स कल्टीवेट स्मॉल फार्म्स, क्योंकि खुद काम करते थे, किसी और को हायर नहीं करना पड़ता था, तो मन लगा के अच्छे से काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, जो बेचारे वेले बैठे हैं उनको भी जमीन मिलेगी तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी। फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, ठीक है। लैंडलेस फार्मर्स विल गेट लैंड टू कल्टीवेट ऑल द ईयर अराउंड, तो लैंडलेस फार्मर्स को जमीन मिल गई ताकि वो पूरे साल काम कर सकें उसके ऊपर। फर्दर देयर विल बी मोर डिमांड फॉर गुड्स ओइंग टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ द फार्मर्स, तो अब फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी तो वो गुड्स की डिमांड भी ज्यादा करेंगे। टू मीट द इंक्रीज डिमांड मोर लेबरर्स विल हैव टू बी एम्प्लॉयड, अब ज्यादा डिमांड को पूरा करने के लिए ज्यादा लेबरर्स लगाए जाएंगे जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक साइज ऑफ होल्डिंग्स, जिनके पास कम जमीन थी उनके पास ज्यादा होगी, जिनके पास ज्यादा थे उनके पास कम होगी, एक ऐसा वायबल सा साइज हो गया जिससे प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़े। Land declared surplus consequent upon sealing on land holdings will be distributed among small farmers, turning their holdings into economic holdings। तो जो भी
सीलिंग के अंडर लैंड जो आया गया, मतलब सरकार ने जो सरप्लस लैंड जब्त किया वो लैंडलेस फार्मर्स या जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से उनकी होल्डिंग्स इकोनॉमिक हो गई। अब उस पर अच्छा काम हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सुब्रमण्यम, ex planning minister, even 1 hectare of the land is also an economic holding these days on account of improvement in the agriculture technique। तो एग्रीकल्चर टेक्निक को इम्प्रूव जब से किया है, इवन 1 हेक्टेयर भी अगर किसी किसान को मिलता है तो उसे भी इकोनॉमिक साइज ऑफ होल्डिंग आ जाएगा, क्योंकि वो 1 हेक्टेयर पे भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। हेंस स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स ड्यू टू सीलिंग विल नॉट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो स्मॉल साइज के होने से भी इसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ ज्यादा ही कम जमीन थी तो उसके पास थोड़ी ज्यादा कर दी गई, और कुछ ज्यादा थी उसको काट करके जो लैंडलेस है उनको दे दी गई। फिर 7th पॉइंट आ जाता है डिक्रीज इन क्लास स्ट्रगल। अमीर गरीब के बीच में स्ट्रगल कम हो गया, क्योंकि गरीबों को भी जमीन मिल गई। विद रिडक्शन इन इनइक्वालिटी अमंग द विलेजेस पॉसिबिलिटी ऑफ क्लास स्ट्रगल विल बी मिनिमाइज्ड। तो जो क्लास स्ट्रगल है रिच और पुअर के बीच में वो कम से कम हो गया। दे विल लिव विद पीस एंड हार्मनी। आपस में वो अब भाईचारे से और पीसफुल तरीके से रहने शुरू हो गए। ठीक है, अब इवेल्युएट करते हैं कि असल में क्या हुआ। ठीक है, as a result of sealing on land holdings, roughly 160 lakh hectare of land was likely to be made available as surplus land। तो 160 लाख हेक्टेयर लैंड सरप्लस लैंड डिक्लेयर हुआ। However, only 73.5 lakh hectare of land has been declared surplus, out of it 54.03 lakh hectare have been distributed among the landless farmers। तो 160 लाख हेक्टेयर जो लैंड था, ठीक है, सीलिंग के अंडर आया, उसमें से सिर्फ 73.5 लाख हेक्टेयर ही जो है डिक्लेयर किया गया सरप्लस, और उसमें से भी 54.03 लाख हेक्टेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया अमंग लैंडलेस फार्मर्स। दस द प्रोग्रेस इन दिस डायरेक्शन इज वेरी स्लो। जो प्रोग्रेस थी वो काफी स्लो थी। ठीक है, कम प्रोग्रेस आई। इन सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स द डेफिनेशन ऑफ फैमिली इंक्लूड्स हस्बैंड, वाइफ एंड 3 माइनर चिल्ड्रन। तो इसमें यह लाया गया कि एक फैमिली जिसके 3 बच्चे होंगे और हस्बैंड वाइफ वगैरह होंगे, तो उसको एक फैमिली की तरह डिस्कस किया गया। फॉर इंस्टेंस, इफ सीलिंग ऑफ 21 हेक्टेयर हैज बीन फिक्स्ड फॉर अ फैमिली दैट and that family has say 2 major children, then the family can hold 63 hectare of land, that is 21 hectare for family and 21 hectare of each major children। तो अब मान लो कि अगर फिक्स की गई है 21 एकड़ पूरी फैमिली के लिए, और ये कहा गया है कि अगर चिल्ड्रन मेजर है तो उनकी 21 एकड़ अलग होगी, तो इस तरीके से 63 एकड़ बन गई। फिर तो समझ के बाद, दिस इज क्वाइट अनजस्ट। तो ये तो अनजस्ट है। तो सारे के सारों ने अपनी एज बढ़ा बढ़ा के दिखानी शो कर दी ताकि उनकी जमीनें बच जाएं। ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ लैंड सीलिंग्स हैज बीन एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। ओवरऑल इतना अच्छा काम भी नहीं हुआ। ठीक है, मेयर पासिंग ऑफ लेजिस्लेशन रिगार्डिंग द सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स इज नॉट सफिशिएंट इन इंडिया। सिर्फ लॉ कानून को पास करना ही जो है वो क्या कहते हैं, कानून को पास कर दिया, यही सफिशिएंट नहीं है, उसको लागू भी तो करवाना था ना। इट इज इक्वली नेसेसरी टू क्रिएट सूटेबल एटमोस्फेयर टू एनफोर्स दीज लेजिस्लेशंस। इस कानून को लागू करवाने के लिए भी सूटेबल मेजर्स लेने चाहिए थे। फॉर इट नीदर द पॉलिटिकल एटमोस्फेयर इन द कंट्री वॉज फेवरेबल नॉर द लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड स्मॉल फार्मर्स so organized and conscious as to get this law enforced effectively। ना ही पॉलिटिकल विल थी, क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिशियंस जो हैं जमींदारी होते हैं, उनके पास जमीनें बहुत ज्यादा होती हैं। दूसरी तरफ वो जो स्मॉल फार्मर्स थे और जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे वो आपस में इतने ऑर्गेनाइज नहीं थे कि वो इसको अच्छे तरीके से लागू करवा पाए। तो ये सिस्टम भी तकरीबन पार्शली सही रहा और बाकी फेल कर गया। नेक्स्ट 4th आ जाता है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। मतलब आपकी 10 जगह जमीन है मान लो, तो इकट्ठा करके एक जगह करनी ताकि आप एक ही जगह पे अच्छे तरीके से काम कर सको। ठीक है, तो फार्म्स इन इंडिया आर नॉट ओनली स्मॉल इन साइज बट ऑल्सो लाई स्कैटर्ड। एक तो साइज ऑफ फार्म स्मॉल है और स्कैटर्ड है। एक जमीन यहाँ है, दूसरी जमीन 5 किलोमीटर दूर है, तीसरी कहीं और है, चौथी कहीं और है। ठीक है, अनलेस द फार्म इज ऑफ रीजनेबल साइज फार्मर कैन नॉट मेक प्रॉपर यूज ऑफ द रिसोर्सेज। अगर फार्म साइज प्रॉपर साइज का, जो फार्म साइज एक रीजनेबल साइज की जमीन होगी, तभी तो आप ट्रैक्टर ट्रुक्टर खरीदोगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करोगे।
In the interest of the progressive farming, it is essential that the farmer should be given one consolidation piece of land in lieu of his small and scattered holdings. तो ये देखा गया कि बजाय इसके कि उसकी 10 जगह पे किसान की जमीन हो, इकट्ठे करके एक ही जगह पे दे दी जाए उसको, ताकि वो अच्छे से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, इस वजह से सरकार ने ये जो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स हैं ये लेके आई। कन्वर्जन of of many small and fragmented holdings into one or two big farms is called कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। तो एक ही जगह इकट्ठा करना जमीन को, जो 4-5 जगह पे जमीनें हैं, ठीक है, उसको हम कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स कहते हैं। अब मेथड्स क्या थे कंसोलिडेशन के? टू मेथड्स ऑफ कंसोलिडेशन हैव बीन अडॉप्टेड इन इंडिया। नंबर 1, वॉलंटरी कंसोलिडेशन, जिसमें बंदे खुद कराना चाहते हैं। इफ द फार्मर एग्रीज वॉलंटरली टू गेट हिज होल्डिंग्स कंसोलिडेटेड, इट इज कॉल्ड वॉलंटरी कंसोलिडेशन। जब किसान खुद करवाना चाहता है तो उसे 10 जगह जमीन जो है, 5 जगह, 4 जगह, उसको इकट्ठा करके एक जगह कराना चाहता है, तो उसे वॉलंटरी कंसोलिडेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ वॉलंटरी कंसोलिडेशन इन इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएटेड इन 1921 इन पंजाब बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये 1921 से शुरू हो गया था, बट इसको और अच्छे से लैंड रिफॉर्म्स के अंडर लाया गया। इट इज द बेस्ट मेथड एज नो प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन एनीबॉडी। ये बेस्ट मेथड इसलिए कि किसी पे कोई प्रेशर नहीं है, अगर करवाना चाहते हो कराओ, नहीं कराना चाहते ना कराओ। द वर्क ऑफ कोऑपरेटिव कंसोलिडेशन डज नॉट लीड टू एनी डिस्प्यूट बट इट्स प्रोग्रेस इज वेरी स्लो। तो इसमें कोई डिस्प्यूट तो था नहीं, मगर इसकी जो प्रोग्रेस थी वो काफी स्लो थी। जमींदार यूजुअली क्रिएट हर्डल्स इन इट्स प्रोग्रेस। तो जमींदार जो है एक जगह इकट्ठी जमीन में करवाने में काफी रोड़े अटकाते थे, ताकि जो आम किसान है वो अपना अच्छे से काम ना कर पाए। समटाइम्स अ फ्यू ऑब्स्टिनेट फार्मर्स अपोज दिस स्कीम। तो कुछ अड़ियल फार्मर्स थे, उन्होंने भी स्कीम को अपोज किया। लॉज फेवरिंग द वॉलंटरी कंसोलिडेशन हैव बीन पास्ड इन गुजरात, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो इन 3 स्टेट्स में ये वॉलंटरी कंसोलिडेशन के लॉज को पास किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है कंपल्सरी कंसोलिडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन कंसोलिडेशन इज मेड कंपल्सरी बाय लॉ, इट इज कॉल्ड कंपल्सरी कंसोलिडेशन। जब कानून ने कह दिया कि भाई करना ही करना है, तो उसको हम कंपल्सरी कंसोलिडेशन कहते थे। इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहला आ जाता है पार्शियल कंपल्शन। इसमें क्या होता है? अंडर इट, if a majority of farmers in the village agree to get their holdings consolidated, then the rest of the farmers too will have to get their fragmented holdings consolidated according to the law. अगर मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स विलेज में कह देते हैं कि हमारे लैंड को कंसोलिडेट कर दो, एक जगह कर दो, तो बाकी जो बचे हुए फार्मर्स हैं उनको भी करवाना पड़ता था। ठीक है, इट वाज मध्य प्रदेश दैट टुक इनिशिएटिव इन पासिंग द फर्स्ट एक्ट इन 1993 इन दिस रिस्पेक्ट। इस रिस्पेक्ट में मध्य प्रदेश पहले आया और उसने 1993 में एक्ट पास किया कि अगर मेजॉरिटी बंदे मान रहे हैं तो जो माइनॉरिटी जो बंदे हैं उनको भी वो फॉलो करना ही पड़ेगा। इन 1936 अ सिमिलर एक्ट वाज पास्ड इन पंजाब। पंजाब में ऐसा 1936 में ही हो गया था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इफ 2/3 ऑफ द लैंड ओनर्स ओइंग 3/4 ऑफ द टोटल विलेज लैंड agree to consolidation, then the others will have to get their fragmented holdings consolidated. अगर तकरीबन 2/3 जनता कह रही है कि हमने कंसोलिडेशन करवानी है और उनके पास 3/4 ऑफ लैंड, तकरीबन 75% लैंड है, तो उनको कंसोलिडेशन करवा दी जाएगी, बाकी जो नहीं मानते उनकी भी कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्लीट कंपल्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस केस द गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट इंट्रोड्यूसेस एन एलिमेंट ऑफ कंपल्शन इन द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। इसमें सरकार एक कानून बनाती है और उसमें कंपल्सरी कर देती है कि करना ही करना है। बॉम्बे स्टेट, नाउ जो महाराष्ट्र है उसे पहले बॉम्बे स्टेट कहा जाता था, वाज द फर्स्ट स्टेट टू एनेक्ट कंपल्सरी कंसोलिडेशन लेजिस्लेशन इन 1947। तो वहां पे कंपल्सरी किया गया ये। पंजाब फॉलोड इट एंड पास्ड कंपल्सरी कंसोलिडेशन एक्ट इन 1948। बाद में 47 के बाद एक साल बाद ही पंजाब ने भी कंपल्सरी कंसोलिडेशन एक्ट लेके आए। नाउ मेनी स्टेट्स हैव पास्ड लॉज टू दिस इफेक्ट। तो मतलब कंपल्सरी कंसोलिडेशन के भाई कुछ नहीं चलेगा, कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, कंपल्सरी है ये। तो इसके जो कंसोलिडेशन थे इसके फायदे क्या हुए? ठीक है, इन इंडिया एडवांटेजेस ऑफ कंसोलिडेशन टू फार्मर्स आर सो मच दैट दे आउटवे ऑल द बेनिफिट्स ऑफ विलेज रिफॉर्म्स। तो बेसिकली कंसोलिडेशन के जो फायदे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जो बाकी रिफॉर्म्स आए थे उनसे भी कई गुना ज्यादा है। एडवांटेजेस ऑफ कंसोलिडेशन आर एज फॉलोज। नंबर 1, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन बिकेम पॉसिबल ऑन कंसोलिडेटेड होल्डिंग्स। जो इकट्ठी होके एक जगह जमीन आ गई है, अब उस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर टूक्टर खरीद सकते हो, नहीं तो पहले अगर छोटी छोटी सी जमीनें होती थी उस पर ट्रैक्टर क्या काम करेगा। टाइम, एफर्ट्स एंड मनी वेस्टेड इन मूविंग फ्रॉम वन फार्म टू द अदर फार्म्स आर सेव्ड। एक फार्म से दूसरे फार्म पे जाने का जो टाइम, मनी, एफर्ट्स जो वेस्ट होते थे वो खत्म हो गए, वो कम हो गए।
थर्ड आ जाता है द फार्मर फील एनकरेज टू स्पेंड मोर ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। जब उसकी एक ही जगह अच्छी खासी जमीन है तो अब वो अच्छे से पैसा स्पेंड कर सकता है लैंड की इंप्रूवमेंट के लिए। नो लैंड इज वेस्टेड इन मेकिंग बाउंड्रीज। अब अलग अलग जगह उसे बाउंड्रियां नहीं बनानी पड़ेंगी, एक ही जगह कट्ठी जमीन है। इरिगेशन कैन बी डन एफिशिएंटली। इरिगेशन के नए नए मेथड्स इस्तेमाल करवा सकता है। फोर्थ जो सिक्स्थ है वो आ जाता है मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इनकम। तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हुई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लगाने से और इनकम भी बढ़ गई। सेवंथ आ जाता है लिटिगेशन इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। क्योंकि उसकी 10 जगह जमीन नहीं है तो अगर 10 जगह जमीन होती है किसी ने कब्जा कर लिया फिर लिटिगेशन चलती रहेगी वगैरह वगैरह, ये स्यापों से भी वो बच गया। एंड लास्ट इज सरप्लस लैंड आफ्टर कंसोलिडेशन इज यूज्ड फॉर गार्डन, स्कूल्स, पंचायत घर, रोड्स, प्लेग्राउंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। जो फालतू जमीन थी उसको वो इस्तेमाल जो कर पा रहा था, जो फालतू जमीन थी उसको इस्तेमाल करके अब वो जो है कहीं और जो है वो जैसे स्कूल के लिए, पार्क के लिए, ऐसी ऐसी जगहों के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है इस जमीन को। ठीक है, तो इसका भी ये फायदा रहा कंसोलिडेशन करने का। ठीक है, अब आ जाता है डिफिकल्टीज इन कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में डिफिकल्टीज क्या थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हमारे सामने। फॉलोइंग आर द मेन डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया। कौन कौन सी डिफिकल्टीज थी। लैक ऑफ रिकॉर्ड्स। भाई लैंड के रिकॉर्ड्स ही नहीं थे। जब जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो किसके नाम कितनी है, कहाँ पे है, ये पता लगाना मुश्किल है। इन मेनी एरियाज, काफी एरियाज में रिकॉर्ड्स शोइंग टाइटल टू द लैंड आर नॉट अवेलेबल। तो लैंड के जो टाइटल किसके नाम पे जमीन बोल रही है वही अवेलेबल नहीं था। सेकंड, लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ। सरकार के पास इतना ट्रेंड स्टाफ भी नहीं था कि ये उसको कंसोलिडेशन को अच्छे से हैंडल कर सके। कंसोलिडेशन वर्क इज अ टेक्निकल वर्क। ये एक टेक्निकल वर्क है। इट रिक्वायर्स ट्रेंड एम्प्लॉइज, सच ट्रेंड स्टाफ इज लैकिंग इन इंडिया। उस टाइम पे इतना ट्रेंड स्टाफ नहीं था। तीसरा, एक्सपेंडिचर। इट इज एन एक्सपेंसिव टास्क। इन सम स्टेट्स फीस इज चार्ज फॉर दिस पर्पज। तो पैसे भी खर्च करने पड़ते थे किसान को, फिर किसान कहता था छोड़ो क्या पंगा लेना। फोर्थ पॉइंट आ जाता है अपोजिशन बाय फार्मर्स। फार्मर्स ने इसको काफी अपोज किया। इंडियन पेजेंट्स इज ऑर्थोडॉक्स, थोड़े रूढ़िवादी हैं, थोड़े अड़ियल टाइप हैं। ठीक है, ही डज नॉट वांट टू पार्ट विद द लैंड ऑफ हिज एंसेस्टर्स। उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे पुश्तों ने जमीनें खरीदी हैं फलां फलां जगह पे, हम उसको क्यों बेचें। रिच एंड इन्फ्लुएंशियल फार्मर्स ओइंग लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फर्टाइल लैंड अपोज्ड कंसोलिडेशन। उन्होंने कंसोलिडेशन को अपोज किया। वो कहते हैं हमारे तो फोर फादर्स ने वो जमीनें खरीदी हैं, हम क्यों बेचें, हमारी तो पेरेंट्स की निशानी है। समझ की बात। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है डिफरेंस इन द लैंड वैल्यू। Another difficulty of consolidation was variation in the prices of the land in the villages. अब कोई अच्छी जमीन है, कोई बुरी जमीन है, कोई बाहर पड़ती है, कोई कहीं पड़ती है, तो लैंड की वैल्यू डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है तो उसकी वैल्यू को खत्म करके किसी और जगह पे सेम वैल्यू ऑफ लैंड को फिर से लेके आना वो काफी मुश्किल हो गया। समझ की बात। दिस वेरिएशन इज चीफली ड्यू टू इरिगेशन फैसिलिटीज। कि जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज हैं वहां पे तो जमीन की वैल्यू ज्यादा है, और जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज कम है वहां जमीन की वैल्यू कम है। तो इस जमीन को अगर छोड़ रहे हो तो वहां पे कितनी जमीन आनी चाहिए ये कैलकुलेशंस भी नहीं हो पा रही थी। और लास्ट आ जाता है करप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एड टू डिफिकल्टीज ऑफ कंसोलिडेशन। वो करप्शन करते थे, अगर किसी ने करवानी उससे रिश्वतें खानी वगैरह वगैरह, ये प्रोसेस को डिफिकल्ट बनाना। समझ की बात। तो करप्ट एक्टिविटीज भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर आ जाता है प्रोग्रेस या इवेल्युएशन, क्या हुआ असल में कंसोलिडेशन में। द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन has been progressing very slow in India. इंडिया में ये प्रोसेस काफी स्लो रहा। So far it has been completed in पंजाब, पंजाब में कंप्लीट किया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में तो कंप्लीट कर लिया। बट लैंड मेजरिंग 482 लाख हेक्टेयर इन उत्तर प्रदेश एंड 527 लाख हेक्टेयर्स इन महाराष्ट्र हैज बीन कंसोलिडेटेड। तो जो उत्तर प्रदेश, यूपी और महाराष्ट्र के भी डाटा दिए हुए हैं। अप टू March 31, 2004 कंसोलिडेशन हैज हैड बीन डन ऑन 1633 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इन इंडिया। तो ये बताया गया 2004 तक कितना कंसोलिडेशन हो चुकी है, और आगे कितनी होती है वो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप लिख सकते हो। तो बट ये प्रोसेस जो था ये काफी स्लो था, करप्शन काफी ज्यादा थी। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है लैंड रिफॉर्म्स के अंदर कोऑपरेटिव फार्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑपरेटिव फार्मिंग रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच ईच कॉन्स्टिट्यूएंट फार्मर, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे और उसमें हर एक फार्मर रिमेन्स द ओनर ऑफ हिज लैंड बट ऑल द एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस आर कंडक्टेड जॉइंटली। तो मालक तो जमीन, जो जमीन का वही रहेगा, फार्मर ही रहेगा, बट जो इकट्ठे वो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो जो प्रोडक्शन है वो जॉइंटली कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, प्रोडक्शन इकट्ठे की जाएगी। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नंबर्स इन द रेशियो ऑफ लैंड ओन्ड बाय देम। जितने परसेंट जिस बंदे की जमीन है उतना परसेंट उसको प्रॉफिट चला जाएगा। ईच मेंबर रिसीव्स
wages according to the number of days actually worked by him. तो जितने दिन उसने उस फार्म पे, कोऑपरेटिव फार्म पे काम किया है, उसी हिसाब से उसको तनख्वाह मिल जाएगी, ठीक है। Cooperative farming is especially helpful in solving the problems of subdivision and fragmentation of land holdings. तो cooperative farming से जो फर्दर डिवीजन होती जाती है लैंड की, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। और फ्रेगमेंटेशन, ये नहीं कि थोड़ी ज़मीन कहीं पड़ी है, थोड़ी ज़मीन कहीं पड़ी है, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया गया। अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, cooperative farming society is one in which ownership of land vests with the individual cultivator, but the cultivation operation is performed jointly. तो जो ओनरशिप है वो तो इंडिविजुअल कल्टीवेटर के पास ही रहती है, बट जो काम होगा सारा का सारा, कल्टीवेशन का काम वगैरह किया जाएगा, वो जॉइंटली किया जाएगा, सब करेंगे उसको, सारे किसान करेंगे जिन जिनकी जमीन है। इन केस ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, एडवांटेजेस ऑफ द लार्ज स्केल फार्मिंग कैन बी टेकन, लाइक पर हेक्टेयर कॉस्ट ऑफ ट्यूबवेल कम हो जाएगी, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल अच्छे से हो सकता है, ये सारी जो कॉस्टिंग है वो नीचे आ जाएंगी, ठीक है। बट सम फार्मर्स बिकेम लेजी as they think that they will get the same amount of profit as received by hard working farmer. उन्होंने कहा कि भाई हम काम करें या ना करें, हमारी जमीन भी तो बीच में, हमें भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। वो थोड़े सुस्ती पड़ गए। 5-year plans attached greater importance to cooperative farming. तो 5-year plans ने जो cooperative farming है उसको ज्यादा importance दी। Presently more than 10,000 cooperative farming societies are in operation in the country. 10,000 से ज्यादा cooperative farming ऑपरेट कर रही हैं इस टाइम पे। बट cooperative farming cannot last long. ये हमेशा के लिए नहीं चलती। इट ब्रेक्स अप एंड टेक्स ईदर द फॉर्म ऑफ अ लिमिटेड कोऑपरेटिव और कंपल्सरी कलेक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये हमेशा के लिए नहीं चलती, ये एक लिमिटेड कोऑपरेटिव बना लेते हैं या कंपल्सरी कोऑपरेटिव बना लेते हैं, जिससे कि इसका जो है जो शेप वो टूट जाती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग इन इंडिया हैज नॉट बीन अ सक्सेस। तो इंडिया में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, बल्कि कोऑपरेटिव फार्मिंग के सिस्टम शुरू करके लोग अपना ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते हैं। समझ गए किस तरीके से करते हैं, वो आप सीए से पूछ लेना। तो 6th पॉइंट इसमें आ जाता है अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड्स को अप टू डेट किया गया। करेक्ट एंड अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स आर क्रूशियल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ लैंड राइट्स। अगर आपको अपनी जमीन बचा के रखनी है, लैंड राइट्स हैं आपके, तो आपको करेक्ट एंड अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स तो रखने पड़ेंगे कि किसके नाम कितनी जमीन है। These result in fewer land disputes and conflicts. तो अगर किसी ने किसी की कब्जा कर ली तो उसका तो पटवारी के पास पूरा हिसाब किताब होगा ना कि इसके नाम पे कितनी जमीन है, तो जो कन्फ्लिक्ट है और डिस्प्यूट्स हैं वो कम पड़ेंगे। There is a great need to update land records in order to enforce land reforms and to make settlements regarding the agriculture. तो एग्रीकल्चर के ये जो लैंड रिफॉर्म्स हैं ये लाने के लिए जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको अप टू डेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इन द होल कंट्री special steps are being taken to update the records concerning ownership of the land, the rights of the farmers, sharing of production etc. तो ये सारे के सारे काम करने, तो हमें लैंड रिकॉर्ड्स का तो पता होना चाहिए ना कि किसके नाम पे कितनी ज़मीन है। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स रिकॉर्ड्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ एनुअल क्रॉप्स। तो जो एनुअल क्रॉप्स के रजिस्ट्रार हैं उनके साथ मिल के ये लैंड रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए गए। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अडॉप्टेड अ प्लान टू गेट द लैंड रिकॉर्ड्स अपडेटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने प्लान बनाए। इन आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उड़ीसा निकल जाता है, उड़ीसा पहले नाम इसका उड़ीसा होता था, तो राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, बुक्स हैव बीन इशूड टू द ओनर्स ऑफ द लैंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो लैंड रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो पासबुक्स हैं वो इशू की गई, ताकि किसान को पता हो कि हमारे पास कितनी कितनी कहाँ कैसे कैसे ज़मीन पड़ी है। नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ये शुरू किया गया। इट हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर अपडेटिंग एंड डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स बाय द एंड ऑफ 12th प्लान। के 12th प्लान के एंड में ये सारे के सारे लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर देंगे, इसको कंप्यूटर में शिफ्ट कर देंगे। कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स कंसर्निंग द लैंड। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया, अब कंप्यूटराइज सिस्टम है हर जगह। कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इसमें भी ये सिंपल वर्ड्स में कि लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, ये भी एक मेजर लैंड रिफॉर्म था। 7th पॉइंट आ जाता है इसमें, जो लास्ट पॉइंट है इसका, भूदान मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। भूदान मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय आचार्य विनोबा भावे। उनमें क्या किया, 1951 में उन्होंने स्टार्ट किया था। इन दिस मूवमेंट बिग लैंड ओनर्स वर रिक्वेस्टेड टू डोनेट सम लैंड। जो बड़े बड़े जमींदार से उनको कहा गया कि भाई थोड़ी बहुत जमीन दान दून कर दो, ठीक है। द मूवमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड इन द बिलीफ दैट द लैंड इज द गिफ्ट ऑफ नेचर एंड इट बिलोंग टू ऑल। तो इसके पीछे रीजन ये था, वो मानते थे कि जो जमीन है ये कुदरत का गिफ्ट है और ये सबको बिलोंग करती है, सबके लिए, तो इसलिए अगर किसी के पास फालतू है तो उसको डोनेट कर देनी चाहिए।
The land donated by the land owners was distributed among the landless laborers. तो जो भी वो डोनेट करते थे लैंडलेस लेबरर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी. The donors of the land were not given any compensation. जो डोनर्स थे उनको कोई compensation नहीं मिलती थी. This movement helped to reduce the gap between the haves and have-nots in the rural areas. तो रूरल एरियाज के पास के बीच में जो लैंडलेस फार्मर्स थे और जो लैंड वाले फार्मर्स थे उनके बीच में जो गैप है वो कम हो गया. दिस मूवमेंट वॉज अनऑफिशियल, कोई ऑफिशियल नहीं थी ये मूवमेंट, ठीक है, ऑफिशियली सरकार ने डिक्लेयर नहीं की थी. द लैंडलॉर्ड्स वर नॉट वर अंडर नो कंपल्शन टू डोनेट द लैंड, इट वाज अ वॉलंटरी मूवमेंट. तो इनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं थी, कोई सरकार ने कोई रूल नहीं बनाया था, करना चाहे कर दें, नहीं करना चाहे ना करें. तो एक वॉलंटरी मूवमेंट थी. इट वाज नॉट मच सक्सेसफुल एज बिग लैंडलॉर्ड्स डिड नॉट डोनेट मच ऑफ देयर लैंड. तो ये कोई सक्सेसफुल मूवमेंट नहीं थी. उनको क्या, वो सोचेंगे हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा, हम अपनी जमीन ऐसे किसी को देते फिरें, ठीक है. तो इक्का दुक्का जो है वो धार्मिक बंदे उन्होंने रब के नाम पे या फिर समाज के नाम पे डोनेट कर दी, बाकियों ने कोई डोनेट नहीं की. तो ये पॉइंट भी ऐसे ही ऐड किया हुआ फालतू में, ठीक है. तो ये था आपका पूरा का पूरा 7 टाइप के लैंड रिफॉर्म्स जो आपने पेपर में लिखने हैं, अगर आपको आ जाता है पेपर में तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा इन लैंड रिफॉर्म्स का कोई फायदा भी हुआ है कि नहीं हुआ. ये पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से. तो ये टॉपिक जो है लैंड रिफॉर्म्स के काइंड्स, ये टॉपिक आता है लैंड रिफॉर्म्स के चैप्टर में से, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, बाय बाय.